एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री राम कोचिंग अशोक नगर के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राम कुमार रघुवंशी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स सीबीएसई का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2024 का क्वेश्चन पेपर। और ये मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, इसका सेट 1 हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था वो 2024 का क्वेश्चन पेपर था बेसिक मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। और आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो जो मेन एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर है। और इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन ए है उसे कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आपको नोटबुक और पेन निकाल लेना है। नोटबुक पेन निकाल के बैठें और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। और एमसीक्यू है तो आपके जो भी आंसर आते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ऐसा नहीं कि आंसर गलत आ रहा है तो ऐसा कुछ होगा, आप अटेम्प्ट करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है खुद से। नोटबुक पेन हाथ में लेके बैठें, सॉल्व करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप सॉल्व कर भी रहे हैं या नहीं। चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने क्या नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करें। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व कर लें, आप वीडियो को पॉज कर दें और आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको लिखें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो आपको देखो क्या दिया है कि एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता क्या है। तो हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास होता है 10। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। आगे लिखा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। तो जिसको नहीं पता है ये पता करो पहले, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो ठीक है, एचसीएफ ले लो। वैसे एचसीएफ सिंपल पता चल रहा है, इनका एचसीएफ 2 आएगा। लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता, देखो आप एचसीएफ कैसे लेते हैं। तो आपको इनके फैक्टर निकालने होते हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 को डिवाइड कर लेते हैं तो ये देखिए 2 आ जाएगा, फिर से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब आपको एचसीएफ में क्या करना होता है, ऐसे फैक्टर देखना है जो दोनों में आ रहे हैं और दोनों में आ रहे हैं और कम पावर वाले हैं। देखो यहाँ पर 2 एक बार आ रहा है मतलब 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 दो बार आ रहा है मतलब 2 की पावर 2। तो हमें क्या लेना है, 2 की पावर 1 लेना है। एचसीएफ में लेते हैं छोटी पावर और एलसीएम में लेते हैं बड़ी पावर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार 2 लेना है और 1 तो देखो सब में होता ही है, तो 1 को इनटू में रख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ 2 आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन था ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ाते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आपको आपका काम पता है, भूलना नहीं है। नोटबुक पेन हाथ में है, इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करें और लिखें आंसर क्या आया आपका। ए बी सी डी, इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है आपका, जल्दी बताएं। ओके, अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन ये है और आगे ये कंडीशन है इनकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन। मेन फोकस आपको इसी पे करना है। कंडीशन कौन सी दी है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में हमें पता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। तो ये कंडीशन कौन सी है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब a1 अपॉन a2 किसको बोलते थे हम, कॉफिशिएंट ऑफ x का रेशो। तो बताइए कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 और इस इक्वेशन में कितना है 2। तो आपको रेशो क्या लिखना है 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ y का रेशो। तो देखो y का कॉफिशिएंट इसमें कितना दिया है 1, तो यहाँ पे लिखो 1
और इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है k, तो यहाँ पर आपको k लिखना है। अब आप देखो कांस्टेंट टर्म C1/C2 का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का रेशो, तो वो कितना दिया है -4, तो यहाँ -4 लिखें। और इसमें कितना दिया है -8, तो यहाँ पर आपको -8 लिखना है। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, काटना हो तो काटो, बाकी ये डिवाइड करने पर 1/2 आएगा। वैसे भी नहीं भी करोगे इसको सॉल्व तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन तीनों में से कोई से भी 2 टर्म लेनी है। जैसे फर्स्ट में 1/2 आ रहा है और सेकंड में 1/k आ रहा है, हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला भी ले सकते हो, थर्ड वाले में भी 1/2 आ रहा है, तो आप 1/k के साथ क्या ले सकते हैं 1/2। तो या तो सेकंड और थर्ड लेके कर लो तब भी एक ही बात है, या फर्स्ट और सेकंड लेके करेंगे तब भी एक ही बात है। तो हमने कौन से लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड लेने पर ये 1/2 था और ये 1/k। k की वैल्यू फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k का 1 से मल्टीप्लाई k आ जाएगा, 2 का 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। ये देखिए आप k की वैल्यू 2। चेक करें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है k = 2, तो ये आंसर आ गया। तो कितने बच्चों का आंसर सही आया, ओके, देख लेना आप किसका आंसर सही है। अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कर लें इसको। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। ये 4 इक्वेशंस में से किसका रूट 2 आएगा, ये आपको चेक करना है। दो तरीके हैं, या तो इनके रूट फाइंड कर लो, या फिर ये जो रूट आपको 2 चेक करना है, ये 2 रख के देख लो। तो जिस इक्वेशन में आप 2 रखेंगे और उसमें LHS RHS बराबर हो जाएं, क्योंकि RHS में 0 दिया है, तो मतलब सॉल्व करने पर 0 आ जाए। तो 2 रख कर देखो, 2 रखने पे अगर 0 आ जाएगा तो वही अपना आंसर होगा, क्योंकि उसी का रूट ये होगा। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन में रख के देखिए, x की वैल्यू 2। अगर आप 2 रखते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, तो यहाँ पे x² है, तो हमें लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर -4। फिर आपको x की वैल्यू फिर क्या रखनी है, 2 रखना है, और ये +5। इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर देखो 4 हो जाएगा, और 4 × 2 करोगे तो आपको 8 मिलेगा, और ये प्लस का 5। दोनों प्लस के नंबर ऐड कर लो, 4 और 5, तो ये हो गया 9 - 8, यानी कि आपको मिलेगा 1। तो ये 0 तो नहीं आ रहा, तो 0 नहीं आ रहा तो फिर ये नहीं हो सकता, तो ये वाली इक्वेशन तो नहीं होगी, क्योंकि हमने 2 रख के देखा इसमें और आंसर 0 नहीं आया। तो कोई बात नहीं, सेकंड वाली में रख के देख लेते हैं। तो ये तो ऑप्शन ए में ट्राई किया था अपन ने, तो ऑप्शन ए तो नहीं हुआ। चलिए अब ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी में देखो x², यानी फिर से आपको x की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 का स्क्वायर। 3x, तो 3 × x की वैल्यू फिर 2 रखना है, और ये -12। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये माइनस का सॉरी ये प्लस का आएगा 6। 6 + 4 करने पर आपको 10 मिलेगा, तो 10 - 12, और सॉल्व करने पर आंसर आएगा -2। हमें 0 चाहिए, 0 तो नहीं आएगा, तो 0 नहीं आ रहा तो फिर ये भी नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने 2 रख के देखा और आंसर 0 नहीं मिला। तो फिर क्या करें भाई, एक काम करते हैं, सी में रख के देखते हैं। चलिए तो यहीं पे रख लेते हैं, तो सी वाले ऑप्शन में रख के देखो। तो 2 × यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर -7 × यहाँ पर भी आपको 2 रखना है, और ये प्लस का 6। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 × 2 8, 7 × 2 करोगे माइनस का 14, और ये प्लस का 6। प्लस के दोनों नंबर ऐड कर लो, तो ये आएगा 14 - 14, यानी कि सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा।
0 आ जाएगा, मतलब आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी। हमने सब में रख के देखा, देखो आपका लक है, हो सकता है कि आप पहली बार 2 रखें और आपका आंसर 0 आ जाए, तो आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन अगर डी दिया होता तो अपन को सब में रख के देखना पड़ता, तो इसमें 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 और इसमें, तो किसी एक में आपको रखने पे 0 आएगा और उसी इक्वेशन का रूट होगा 2। तो ये 2 किसका रूट है? ऑप्शन सी का। अब डी को चेक मत करो, क्योंकि जब सी में आ गया तो डी में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सी एक में आएगा। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट तो हो नहीं सकते अपने क्लास 10th में। ओके, तो ऑप्शन समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। इस इक्वेशन का रूट है 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन एपी का है, छोटा क्वेश्चन है, इसको करते हैं अपन यहाँ पर, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें 7th टर्म दी है, इस एपी की 7th टर्म है 4। तो यहाँ पे लिखिए एपी की 7th टर्म कितना है? 4। आप एक काम करो, 7th टर्म की जगह पे 7th टर्म का फॉर्मूला लगा दें। तो 7th टर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? ये होता है a + 6d = 4। अब आपके पास जो वैल्यू दी है वो रख दो। हमें किसकी वैल्यू दी है? डी की। तो डी की दी है तो डी की रख दो। अगर ए की दी होती ए की रख लेते, क्वेश्चन जैसा भी आ जाए। अभी डी की वैल्यू -4 है, तो ए का तो कुछ नहीं करेंगे हम, 6 भी अपनी जगह पर है, तो डी की जगह पर रख लेना -4 और इक्वल में चल रहा है 4। चलो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो ए प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 6 × 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा और इक्वल में चल रहा है 4। -24 को उधर भेजिए, क्या बन जाएगा? प्लस का 24, और ये 4 प्लस का पहले से ही दिया हुआ है, दोनों को प्लस करने पर 28 आ जाएगा, यानी कि आपको ए की वैल्यू मिलेगी 28। तो ए यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी 28। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको एक काम करें, खुद से ट्राई करें, सॉल्व करें इसको, और आपका जो आंसर आ रहा है उसे लिखें कमेंट बॉक्स में। A, B, C, D इनमें से कौन सा आपका आंसर है? चलो हम करते हैं सॉल्व इसको। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो देखो हमारे पास 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 5,4 और दूसरा है ओरिजिन। तो इसको चलो A मान लेते हैं और इसको O मान लेते हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 5,4 और O के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 0,0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0। तो आपको इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंटों के बीच में, यानी कि ओरिजिन और पॉइंट A इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम बताइए क्या करते हैं? भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, और क्या करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको नहीं आता वो सीख लो। एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 - 0 और इसका होल स्क्वायर। बीच में प्लस का साइन आता है, यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, माइनस लगा देते हैं, आपको प्लस लगाना है। बाय कोऑर्डिनेट में से बाय कोऑर्डिनेट माइनस करो तो यहाँ पर बाय कोऑर्डिनेट 4 है और उसमें बाय कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 - 0 कितना हो गया? 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 4 - 0 होगा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पर आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4, √41। यानी कि ओ ए को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने पर आंसर कितना आया? √41। ये अपना आंसर आ जाएगा। देखें कौन सा ऑप्शन, 41 मत लगाना, √41 है तो आपको ऑप्शन बी लगाना है, √41।
ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, तो एक बार ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को। चलिए हो गया ट्राई, बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। ABCD जो भी आंसर आ रहा है लिखो इसको कमेंट बॉक्स में और अपने आंसर को मैच करें। देखो तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में हमें साइन ए दिया है 3/5। देखो इसके करने के दो तरीके होते हैं। अब साइन ए हमें दिया है 3/5, या तो एंगल फाइंड कर लो। अगर आपको ये पता है कि साइन किस एंगल पे 3/5 देता है तो आपको वो एंगल मिल जाएगा, और एंगल रख देना कॉट ए में, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें ये नहीं पता कि साइन किस एंगल पे 3/5 देता है। हाँ, अगर इसमें 1/2 लिखा होता, √3/2 होता, 1/√2, तो फिर अपन एंगल फाइंड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो अगर एंगल वाले क्वेश्चन आ जाएं तो वो जल्दी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर भी हम कर लेंगे। तो हमें दिया है साइन ए इक्वल टू 3/5। इसको आगे बढ़ाते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/5। चलिए तो एक काम करो, साइन ए इक्वल टू 3/5 है, साइन को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपको दिया हुआ है 3/5। अब आप परपेंडिकुलर सामने कितना है 3, तो P की वैल्यू 3 मान लेना, और H के सामने 5 है तो H की वैल्यू को 5 मान लेना। और आपको ये पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से कि p² प्लस b² इक्वल टू h²। तो p की जगह पे 3 रख लो, यानी कि 3 का स्क्वायर। b की जगह पे रख दो आप, सर b तो हमें फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, h की जगह रख लो 5। तो ये हो गया 9, ये ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 25। अब एक काम करते हैं, 25 माइनस 9 कर देते हैं। 25 में से चलो 9 माइनस करो, बताओ कितना आंसर आएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16, और स्क्वायर को भेज देना इस तरफ, नीचे सॉल्व करते हैं इसको। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा आपका रूट, तो √16, और ये सॉल्व करने पर b की वैल्यू 4 आ जाएगी। चलो ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई 4। तो अब हमारे पास देखो p और h की वैल्यू पहले से ही थी, और b की वैल्यू 4 आ गई। हमें फाइंड क्या करना था, तो हमें फाइंड करना था इसमें कॉट a की वैल्यू। तो यहाँ पर एक काम करें, कॉट ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan होता है p/b, तो कॉट तो उसका उल्टा होगा, तो कॉट होता है b/p। तो b की जगह कितना लिखोगे 4, और p की जगह कितना लिखेंगे 3। तो ये देखो आपको कॉट ए की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। ऑप्शन से मैच करें, 4/3 कौन सा ऑप्शन है, तो ध्यान रखना ये 3/4 मत कर देना, 4/3 ऑप्शन बी होगा, इसको टिक कर देना है। तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, सॉल्व कर लें, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, आपने पढ़ा होगा 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि 1 + tan² a की जगह पे लिख देते हैं sec² a। आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तो आप सॉल्व करें। जो भी आंसर आ रहा है बताइए क्या आंसर है आपका, ABCD बताएं आपका आंसर क्या आया। हम क्वेश्चन नोट करते हैं, तो 1 + tan² a अपॉन 1 +
कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा, ये पता है अपन को कि सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, और कोसेक किसका है, साइन का। तो अगर मैं कोसेक को ऊपर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए, और अगर सेक को नीचे ले आओगे तो वो बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो हमने कोसेक को ऊपर भेजा तो वो बन गया साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं। और सेक नीचे आके क्या बन जाएगा, कॉस, क्योंकि सेक और कॉस भी रेसिप्रोकल होते हैं। साइन अपॉन कॉस को हम लिखते हैं टेन, तो ये साइन अपॉन कॉस को आप लिखोगे टेन। अब स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा अपना टेन स्क्वायर ए। तो मैच कर लें कौन सा ऑप्शन है, डी, टेन स्क्वायर ए। सिंपल था, ये समझ में आ गया। बस 1 अपॉन कॉसेक यानी कि साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे आके बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, एक बार ट्राई कर लें, आप सॉल्व करें इसको। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, बाकी सब ठीक चल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। आज इस लेक्चर में हमें ये पूरा सेक्शन एक कंप्लीट करना है, तो इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो सभी क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग पूरा कंप्लीट करना है। देखें, यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 10 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना 2 10 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप एक काम करें, इसमें वैल्यू पुट करते चलें। चलिए वैल्यू पुट करें। 2 तो अपनी जगह पर है, 10 30 को हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 3। ये 1 ऐसा ही रहेगा, माइनस अपनी जगह पर है, और 10 30 को फिर से कितना लिखेंगे, तो 1 अपॉन रूट 3। अब देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगाइए, फिर इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। हम इसके स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर देखो वही रहेगा 2 अपॉन रूट 3, उसका हमें कुछ नहीं करना है अभी, 1 को ऐसा ही लिखा रहने दो। और यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये रूट 3 का जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट कट जाएगा, यानी 3 बचेगा। सब कर लेते हैं, स्क्वायर कर लिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 2 अपॉन रूट 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो देखो 1 इंटू 3 कितना होगा, 3, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, और 1 का 1 से 1। इसको ऊपर सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर चल रहा है अपना 2 अपॉन रूट 3, और ये 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 3, ये 2 अपॉन 3 और ऊपर चल रहा है। अब देखो ऊपर वाला वैसा ही रहने दो, तो 2 अपॉन रूट 3, और ये डिवाइड की जगह इनटू लगाएंगे तो नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल होता है। तो 2 अपॉन 3 का हो जाएगा 3 अपॉन 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर लेना। अब या तो यहाँ पे कर दो रेशनलाइज, या फिर हम एक काम करते हैं, 3 को लिख देते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, लिख सकते हैं क्या। तो 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, और नीचे पहले से ही क्या चल रहा है, रूट 3। एक रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा रूट 3। अब आप ये बताओ, वैसे तो रूट 3 ऑप्शन में दिया होता, रूट 3 टिक कर लेते अपन, लेकिन ऑप्शन में रूट 3 नहीं दिया है, तो क्या करें। आप ये देखो कि रूट 3 वैल्यू किसकी होती है। तो रूट 3 वैल्यू होती है, देखो एक तो tan 60 की,
1060 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 की जगह पे हम 1060 लिख सकते हैं। या फिर एक ये वैल्यू होती है अपनी cot 30। cot 30 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3। तो ये दो ऑप्शन आपको जो भी मिल जाए, देखो ऑप्शन में √3 आएगा, √3 टिक कर देना। अगर ऑप्शन में 1060 लिखा है, इसको टिक कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन में cot 30 दिया हो तो इसको टिक कर दो। तीनों में से जो भी आपको दिया हो उसको आपको टिक करना है। अपन देख लेते हैं कि अपने ऑप्शन में क्या गिवन है। तो हमारे पास देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो cos 60 तो हो नहीं सकता, sin 60 भी नहीं हो सकता, tan 60 हो सकता है क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये sin 30 भी नहीं हो पाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन को सॉल्व किया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया, √3 आंसर आया। और √3 जो है किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। तो आंसर आपको tan 60 लगा देना है। हाँ, अगर यहाँ पर cot 30 होता तो अपन cot 30 लगा देते, क्योंकि cot 30 की वैल्यू भी कितना होती है? √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें सम ऑफ जीरोस -5 है और प्रोडक्ट जो है वो 6 है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो पॉलिनोमियल है। तो बहुत सिंपल है, या तो आप सम ऑफ जीरोस निकाल के देख लो, वो तरीका है, फॉर्मूला होता है -b/a। या फिर आप पॉलिनोमियल फाइंड कर लें, जो आपको आसान लगे। तो मैं इसमें फाइंड करवा देता हूँ पॉलिनोमियल। देखो हमें जीरोस का सम दिया है, तो जीरोस का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है? देखो -5। और एक हमें दिया है जीरोस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये कितना दिया हुआ है? माइनस का, सॉरी, ये आपको दिया है प्लस का 6। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया था -5 यानी जीरोस का सम, और जीरोस का प्रोडक्ट हमें दिया है 6। आपको बताना है पॉलिनोमियल। क्या बताना है? पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखेंगे अपन? -5 ब्रैकेट में रखिए, बाहर x चलेगा। अल्फा इंटू बीटा की जगह आपको 6 लिखना है क्योंकि आपको इसकी वैल्यू 6 दी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल जाएगी इक्वेशन। क्या आंसर आ रहा है ये देख लें। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको ऑप्शन से मैच कर लें। कौन से ऑप्शन में दिया है? x² प्लस 5x प्लस 6। तो देखो ये है x² प्लस 5x प्लस 6 यानी कि ऑप्शन ए। इधर भी है, जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो इसमें फाइंड करके देख सकते हैं। जैसे जीरोस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोस का -b/a, तो आप देखो -5/1 तो -5 आएगा, और प्रोडक्ट का होता है c/a, तो 6/1 यानी 6 आएगा। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट आप ले सकते थे, जैसा आपको अच्छा लगे। एक क्वेश्चन करने की कई मेथड होती हैं, देखें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और उससे पहले आपको आपका काम याद है क्या करना है आपको? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें और आप बताइए कौन सा आंसर आएगा, ABCD। ओके, हो गया। अब देखें, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको बताना है कौन से इसके जीरोस हैं। क्या करें? जीरोस फाइंड कर लें, वही ठीक है। हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड कर लेते हैं।
तो देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको कॉपी करते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 11x-4 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल में रख लो। हमने रख लिया। अब आप ये देखिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। उसकी एक मेथड होती है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये बड़े बड़े नंबर में काम नहीं करेगा, लेकिन छोटे नंबरों में काम कर जाएगा। देखो कैसे। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3 और कांस्टेंट टर्म है 4। आपको सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। ठीक है, फिर आपको एक काम करना है, इस 12 को डिवाइड करना है। तो शुरुआत करो छोटे नंबरों से, शुरुआत करते हैं 1 से। अगर आप 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताइए, 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 लिखो। अब ये साइन देखो कि यहाँ पर साइन किसका है, कांस्टेंट टर्म में माइनस का साइन है। तो आपको माइनस करना है और माइनस करके लाना कितना है, प्लस का 11 लाना है। माइनस करके हमें कितना लाना है, प्लस का 11। चेक करो, 12 में से 1 माइनस करें 11 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आपको इससे ही करना है। हाँ, अगर मान लो यहाँ से आंसर नहीं आता 11, तो अपन क्या करते, इसको 2 से डिवाइड करते। 2 से डिवाइड करते कितना आता, 6 आ जाता, उन्हें माइनस करके देखते। 3 से करते कितना आता 4, उन्हें माइनस करके देखते। ये पहली बार में आ गया तो और अच्छी बात है। हमें पता चल गया कि 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, जो आपको चाहिए। तो आप इसमें एक काम करो, साथ में लगा लो वेरिएबल x। तो आप लिखो 12x माइनस 1x। अब 1x तो कुछ होता नहीं है, आप सिंपल x लिख सकते हैं। तो मिसप्लिट करेंगे हम इसको मिडिल टर्म को, तो क्या लिखेंगे 12x माइनस x। चलो कर दो, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा देखो अपना। तो 3x² प्लस, अब 11x की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये लिखना है क्या, 12x माइनस x। और ये -4 चल रहा है, चलने दो, इक्वल में 0 चलने दो। स्प्लिट करने के बाद दूसरा काम होता है कॉमन निकालना। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन लेना है। तो आप देखो क्या कॉमन आ सकता है। तो यहां से आप देखेंगे तो कॉमन का मतलब होता है वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो इन दोनों को कौन डिवाइड कर सकता है, तो इन दोनों को 3 तो डिवाइड करेगा ही, सबसे बड़ा नंबर, और x। तो आप इसमें कॉमन निकालो 3x, क्योंकि 3x दोनों को डिवाइड कर देगा। जब आप डिवाइड करेंगे 3 कट जाएगा, और x² का मतलब होता है x इंटू एक्स। तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, प्लस 3 से काटो 12 कितनी बार में, 4 टाइम में, और x से x कट गया तो ये बचेगा आपका x प्लस 4। यहाँ पर माइनस अगर आ जाए तो आपको माइनस जरूर लेना है, ध्यान रखें। प्लस आएगा तो प्लस लेना है, ऐसा मत करना कोई भी साइन नहीं लगा रहे हैं, फिर इंटू मान लेते हैं, वो गलत होता है। तो माइनस हो तो माइनस और प्लस हो तो प्लस। अच्छा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ ना आए तो 1 तो आता ही है, माइनस का 1 ले लो। और जब -1 लेते हैं साइन बदल जाते हैं। तो जो -x था वो प्लस का x बन जाएगा, और जो -4 था वो प्लस का 4 बन जाएगा, और इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि x प्लस 4 दोनों में आ गया। क्या आ गया, x प्लस 4। तो x प्लस 4 दोनों में आ रहा है। देखो ये पूरा एक ही नंबर है, इन टू में होते हैं एक ही नंबर माने जाते हैं, और ये पूरा एक नंबर है। तो दोनों में x प्लस 4 आ रहा है, कॉमन ले लो। अब क्या बचा यहाँ पर, जब x प्लस 4 चला गया तो ये बचेगा आपका 3x, और यहाँ से चला गया x प्लस 4 तो क्या बचेगा, माइनस का 1, 0। इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। फैक्टराइज कर लिया, और जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इन फैक्टर को 0 के इक्वल में रख लेना है, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए x प्लस 4 को हम रखते हैं 0 के इक्वल में, तो 4 जाके बन जाएगा माइनस का 4, और आपको x की वैल्यू मिलेगी -4। ओके, आसान था। ऐसे दूसरा फैक्टर देखो कितना है, 3x माइनस 1, इसे भी रखो 0 के इक्वल में। -1 जाके क्या बनेगा, प्लस का 1 बन जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा आपका 1/3।
तो x इक्वल टू 1/3 देख लें, तो ये आपको मिल जाएगा, एक जीरोस आएगा -4 और एक आएगा आपका 1/3। चेक कर लें, इसमें +4 दिया है तो ये तो नहीं चलेगा, -4 चाहिए। अच्छा, इसमें -4 दिया है लेकिन ये माइनस का 1/3 दिया है, लेकिन 1/3 हमें प्लस का चाहिए, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखो प्लस का 1/3 है और माइनस का 4 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा, जिसमें माइनस का 4 मिलेगा और प्लस का 1/3 मिलेगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट होता है और हमें आज इस सेशन में पूरा सेक्शन एक कंप्लीट करना है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, बट पढ़ना है तो लेंथी लेक्चर तो बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम क्वेश्चन छोड़ दें, हमें पूरे क्वेश्चन करने हैं, अधूरे काम ना करें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, इसको देख लो। देखिए क्या दिया है, एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज। 66 डेज मतलब टोटल, ये आप समझ लो कि आपको n की वैल्यू दे रखी है। क्या दिया हुआ, n की वैल्यू, तो n इक्वल टू 66। रेफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास और मीडियन क्लास। हमें मॉडल क्लास निकालनी है, मीडियन क्लास निकालनी है, और दोनों की अपर लिमिट को माइनस करना है। अपर लिमिट में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अरे डिफरेंस बाद में देखा जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप तो पहले मॉडल क्लास और मीडियन क्लास फाइंड करो। तो मॉडल क्लास फाइंड करना बहुत सिंपल है। मॉडल क्लास में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आप देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, ये नंबर ऑफ डेज को क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। तो 22 देखो सबसे बड़ा नंबर है, और 22 ये सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, 0 से 10। तो यानी कि अगर हम बात करें मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब मॉडल क्लास हो जाएगी 0 से 10। सिंपल। चलिए ठीक है, मॉडल क्लास तो फाइंड हो गया। अब ऐसे ही मीडियन क्लास और फाइंड कर लो तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अब मीडियन क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, समझाते हैं कैसे। हमें सी एफ निकालना पड़ेगा मीडियन क्लास के लिए। अच्छा, ये एन है, इस एन का हाफ कितना होगा, n/2। तो 66 को 2 से डिवाइड कर दो, 66/2, 2 से काट दो यानी कि 33। यह आ जाएगा आपका n/2। चलो सी एफ निकालते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, सी एफ का पूरा कॉलम नहीं बनाऊंगा मैं। मुझे सी एफ चाहिए कौन सा, इस n/2 से जस्ट ग्रेटर। तो 33 से बड़ा सी एफ जहां पे आएगा मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। चलो सी एफ जिसने बनाया होगा उसको पता होगा। देखो यहाँ सी एफ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो फ्रिक्वेंसी है 22, तो आपको पहली वाली फ्रिक्वेंसी ऐसे ही लिखना है 22, ठीक है। तो आपको ये सी एफ का कॉलम बन जाएगा, यहाँ पर सी एफ का कॉलम बना लेते हैं। तो पहली वाली फ्रिक्वेंसी ऐसे ही लिखते हैं, ओके। दूसरी फ्रिक्वेंसी, दूसरा सी एफ कैसे निकालोगे, पिछली वाली 22 और ये सामने वाली 10 प्लस कर लो। तो 22 + 10 करना है, तो आपको मिल जाएगा 32, ओके। ये आपको मिल गया इस वाले कॉलम का सी एफ। अब देखो आगे सी एफ चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 32 को, पिछली वाला सी एफ कितना है 32, उसमें सामने वाली फ्रिक्वेंसी यानी ये प्लस कर लो, कितना आ गया 8, 8 प्लस कर लो, तो ये आपको मिल जाएगा 32 + 8 यानी कि 40। कहाँ तक करना है, आप चाहो तो पूरा निकाल लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ उतना ही करना है, कितना, कि n/2 से जस्ट ग्रेटर सी एफ। तो n/2 हमारा 33 है, तो देखो ये 33 से कम है, ये भी 33 से कम है, और ये 33 से बड़ा सी एफ मिल गया आपको, तो आपको यहीं रुक जाना है। अब 33 से बड़ा सी एफ कौन सी क्लास से है, ये है आपका 2030 से। इस क्लास को बोलेंगे अपन मीडियन क्लास।
मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया इसको क्योंकि क्वेश्चन पूरा करना ही नहीं है ना, तो हमें तो मीडियन क्लास निकालनी है। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी? 20 से 30। देख लो, समझ पाए? सी एफ फाइंड करना जिसको नहीं आता है वो सीख लो। सी एफ का कॉलम बनाते हैं तो सामने वाली फ्रिक्वेंसी ऐसी लिखते हैं, पहली वाली। अगली बार क्या करेंगे, ये वाली उतार लेंगे 22 और सामने वाला 10 प्लस कर लेंगे यानी 32। फिर इसके लिए 32 लिखेंगे और ये सामने वाला 8 प्लस कर लेंगे 40। ऐसे ही आगे निकालना होता तो ये 40 लिखते और सामने वाला इसमें 15 प्लस कर लेते। चलो बता ही देता हूँ, तो ये हो जाता आपका 55। ठीक है, और इसके अगला वाला चाहिए तो 55 में सामने वाला 5 फ्रिक्वेंसी प्लस करते तो ये 60 आ जाता, और फिर ये 60 में सामने वाला 6 प्लस करते तो ये 66 आ जाता। लास्ट में जो आता है उसे बोलते हैं एन, जो आपको ऑलरेडी कितना मिल रहा है 66, यानी सही बनाया। सी एफ निकालने का तरीका हमें मीडियन क्लास निकालने का तरीका ये है कि आपको n/2 करना है, n/2 33 आएगा, और 33 से जस्ट बड़ा सी एफ देखना है। तो ये छोटा है 33 से, ये भी छोटा है, और सबसे पहले बड़ा कौन सा मिला 40। ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है 2030 से, तो 2030 को बोलेंगे अपन मीडियन क्लास। अब क्वेश्चन क्या था, मॉडर्न क्लास और मीडियन क्लास की जो अपर लिमिट है उनका डिफरेंस चाहिए। तो ये देखो जीरो को ये वाली कौन सी है लोअर लिमिट, 0 और 20 क्या हो गई लोअर लिमिट, और हमें किसका डिफरेंस चाहिए अपर लिमिट का। तो अपर लिमिट कौन सी होंगी 30 एंड 10, तो इनका डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 यानी कि 20, ये आ जाएगा 20, ऑप्शन सी। देखो किसका डिफरेंस निकाला हमने, ये 10 और 30, अपर लिमिट का डिफरेंस निकाला है। हाँ लोअर का बोलता तो फिर हम इन दोनों का निकाल लेते। अपर का डिफरेंस निकालना है दोनों में, मॉडल क्लास की अपर लिमिट और मीडियन क्लास की अपर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 30 माइनस 10 यानी कि 20। ये 20 आंसर हो गया। ओके, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन तो देखो आपको मिलेंगे, पूरा पेपर इतना सिंपल नहीं आएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी आपने। पीए का मतलब है प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, ये ऑप्शन की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई भी इवेंट है ए उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ये कंडीशन होती है देखो प्रोबेबिलिटी की, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में रहेगी, मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 0 या उससे बड़ी, 1 या उससे छोटी, तो ऑप्शन सी लगाना है। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। बस सेक्शन होने वाला है, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और करने लायक तो 18 है, बाकी टू तो असर्शन रीजन है, तो वो तो वैसे ही अपन पढ़ के बता देंगे। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने वाला है। देखो सॉरी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट होने वाला है। तो टोटल सरफेस एरिया, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 7 इज, चलो देख लेते हैं इसके लिए कहाँ पे सॉल्व करें, यहीं कर देते हैं, डायग्राम यहाँ बना देते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर, तो एक हेमीस्फीयर बना लो। तो ये मान लो कि ये कोई हेमीस्फीयर है, ठीक है, और ये सॉलिड है। तो सॉलिड होने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक सरफेस मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी सरफेस, ये एक सरफेस मिलेगी। ओके ये मिलेगी सरफेस। आपका आंसर बताइए क्या आ रहा है। रेडियस को आर मान लेते हैं, आर इसका रेडियस हो गया,
चलो पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें एक तो ये कर्व सरफेस लेनी है। तो हेमी स्फीयर की जो कर्व सरफेस होती है वो होती है 2 πr²। और यहाँ पर बनेगा सर्किल, और सर्किल का एरिया होता है πr²। अगर ये ओपन होता तो हम इसको छोड़ देते, तो ओपन में हम क्या लेते फिर, अंदर वाली कर्व सरफेस लेते, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन रहता। हॉलो हेमिस्फीयर में ये ओपन होता है। तो 2 πr² प्लस πr² आपको मिल जाएगा 3 πr²। तो बस यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है। चलो 3, आंसर पाई की फॉर्म में चाहिए तो पाई की वैल्यू मत रखो। यहाँ पे आपको लिखना है रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है 7, तो आपको 2 बार लिखना है 7 × 7। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 3। इसको रफ में यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो यह जाएगा आपका 21। और फिर अगेन किससे करना है, 7 से मल्टीप्लाई और कर देना है इसको, तो ये 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 14, यानी 147। तो आंसर आएगा आपका 147 पाई। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 147 पाई। ये आपको दिया है 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जाएगा। चलिए देखें, ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, एक बार इसको चेक कर लें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज। क्या बोल रहे हैं, माइनर सेक्टर का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया दोनों का डिफरेंस निकालना है अपन को। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं। आप देखो एंगल 120 है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14th क्वेश्चन में हमारे पास जो थीटा है वो कितना है, 120 डिग्री, ओके। और रेडियस हमारे पास है क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। चलिए तो आपको फाइंड करना है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर दोनों के एरिया का, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कैसे करें, जैसे मान लो एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये मान लो कोई सर्किल है और एक एंगल 120 डिग्री इसको मान लेते हैं। तो दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो ये छोटा वाला एंगल है, तो ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। आपको अगर मेजर सेक्टर का एंगल चाहिए तो 360 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जैसा ये मान लो कि 360 और ये 120 माइनस कर दो, दिया जाएगा आपका 4, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, यानी कि 240। तो ये एंगल आपको मिल जाएगा 240। तो इस एंगल को मैं फाई मान लेता हूँ कि जो फाई एंगल है वो कितना है, 240 है। अपनी तरफ से मान लिया। फाई कौन सा है, मेजर सेक्टर का एंगल हो गया, और ये थीटा हो गया माइनर सेक्टर का। हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डायरेक्ट अपन डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। डिफरेंस इन एरिया, अगर एरिया में डिफरेंस निकालना है तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, मेजर सेक्टर का एंगल कितना है, फाई। तो फाई अपॉन 360 इंटू πr²। और माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, माइनर सेक्टर का एंगल रखेंगे, तो थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। मेजर सेक्टर के लिए मेजर सेक्टर का एंगल रख देना, और माइनर सेक्टर के लिए माइनर सेक्टर का एंगल रख देना। इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो कॉमन क्या आएगा देखो, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये ले लो कॉमन। तो अंदर बचेगा अपना फाई, यहाँ पे बचेगा थीटा। आपको इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए, अच्छा आंसर किस फॉर्म में चाहिए, पाई की वैल्यू रखना है क्या, ऑप्शन में देख लो, हाँ पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर पाई की जगह लिखो अपन 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना था, रेडियस है अपना 21। तो यहाँ पे रखिए आप 21, स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे, 21/21, अपॉन में रखो 360, और फाई कितना आया था अपना 240, और ये कितना है 120। देखो एंगल आया था 240 और ये आया था 120। चलो एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे अगली स्टेप में। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो 22/7 इंटू 21/21/360, और इन्हें माइनस कर दो। चलो तो ये कितने बचेंगे, ये हो जाएगा 021, यानी कि 120। अब करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखो जीरो से पहले जीरो काट दो, 12 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, 3 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से काटेंगे 21 को 3 टाइम में, और 3 से ये 3 कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा सिर्फ 22/21, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। तो 21 का डायरेक्ट कर दो 2 में, तो 42 का 2 लिखो, कैरी 4 आ जाएगी। फिर से करेंगे 42 आएगा, और उसमें कैरी 2 प्लस कर लेंगे, तो 44 आ जाएगा आपका 442, और यूनिट क्या थी सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये कैरी 4 आ रही थी, तो ये आपको 46 मिल जाएगा, 46 462। इसको मैच कर लेते हैं। ऑप्शन देखो, ये आ रहा है आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा एरिया, ऑप्शन बी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, थोड़ा सा दिमाग तो लगा इसमें, एकदम आसान भी नहीं आएंगे सारे क्वेश्चन, थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा अपन को, पर डिफिकल्ट नहीं कह सकते आप, थोड़ा सा लॉजिक था बस। अब देखो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1, a2x प्लस b2 बाय इक्वल टू c2। ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में। आपको बताना है कि ये लाइन पैरेलल कब होंगी, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ये लाइंस पैरेलल कब होंगी, तो पैरेलल की कंडीशन आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लेते हैं। देखो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, लाइंस पैरेलल कब होती हैं। पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी कि जो कॉपिशियंट ऑफ एक्स का रेशियो होता है a1/a2, ये इक्वल होता है b1/b2, यानी कॉपिशियंट ऑफ बाय का रेशियो, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। कॉपिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई के रेशियो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म के रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस। यहाँ पर लाइंस पैरेलल होती हैं। अब आप देख लो इसमें लाइंस पैरेलल हैं क्या, कौन सी कंडीशन है भाई, ये तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी, तो ये वाली तो हो नहीं पाएगी। इसमें जब तीनों बराबर होते हैं तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, तो ये भी नहीं चाहिए अपन को। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं,
इक्वल नहीं आ रहा और ये आ रहा है, इसको चेक ही नहीं करना, ये तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। आपको अगर ये इक्वल नहीं मिल रहा है तो आपको तीसरा चेक नहीं करना है। अच्छा ये देखो, ये क्या है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल c1/c2, तो ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। अगर क्वेश्चन आता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तो आप ये लगा देते, हालांकि ये और ये एक ही है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कोइंसिडेंट लाइन तो आपको ये वाला ऑप्शन लगाना था, और अभी क्वेश्चन था पैरेलल लाइंस तो आपको ये वाला लगाना है। ओके, तो ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है। इन दी गिवन फिगर आपको टेंजेंट दिया है पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू दी सर्किल विद सेंटर ओ। ये पूरी इंफॉर्मेशन है, आपको बस ये टेंजेंट गिवन है पी ए एंड पी बी। यहाँ पर दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 80 दिया हुआ है। आपको एंगल ए बी ओ फाइंड करना है, तो ए बी ओ ये वाला एंगल फाइंड करना है। वैसे हमें एक क्वेश्चन पढ़ा होगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया था, जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि ये जो एंगल होता है इसका डबल एंगल यहाँ बनता है, यानी इस एंगल का हाफ एंगल यहाँ बनता है। तो ये एंगल होना चाहिए 80 का हाफ यानी कि 40 डिग्री। तो एक काम करते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख दो या अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करें, बहुत सिंपल है। देखो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है पी ए बी, ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलियस। तो आइसोसेलियस ट्रायंगल में ये टू एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल, जैसे मान लो अगर x होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल आएंगे, यहां से लेके यहां तक का एंगल x, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं, चलो यहां करवाता हूं, तो x+x+80 इक्वल में कितना होगा बताइए, 180। इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180। अब x+x को क्या लिख सकते हैं, 2x, और 80 को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा 180 माइनस 80। हो पा रहा है क्वेश्चन, किसी का आंसर आया? तो ये कितना बचा आपका, 100, और इसको 2 से कर दो डिवाइड, तो ये हो गया 100/2। तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 50 डिग्री। हमें x फाइंड नहीं करना था, ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है, ये तो x आया है। अब जब x 50 है, अच्छा ये भी पता है कि ये रेडियस, ये टेंजेंट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इनके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री और ये अपना 50 आ गया, तो 90 में से 50 हटा दो तो ये एंगल मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो ये जो एंगल आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 90 में से कितना माइनस करेंगे, 50, तो कितना आएगा, 40 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। बाकी जिन बच्चों को वो एग्जाम्पल याद है, तो उसमें हमें ये पता है कि यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उसका डबल यहाँ बनता है, या यहाँ पर जितना बनेगा उसका आधा यहाँ बनता है, तो 80 का हाफ बनेगा यहाँ पर 40। तो डायरेक्ट भी आप लगा सकते थे, जिसको याद है। जिसको याद नहीं है वो सॉल्व कर लेगा। तो पहले हमने ये x फाइंड किया, तो x 50 आया, ये 90 है पूरा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो 90 में से 50 हटा दो तो ये वाला एंगल कितना बचा, 40। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखो 17 में क्या लिखा है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो ये कोई सर्किल है और एक लाइन है जो सर्किल के दो अलग अलग पॉइंटों पर काट के निकल जाएगी, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे। तो हमें पता है कि इस लाइन को सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट। तो कोई लाइन जो सर्किल के टू डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग पॉइंटों पर काटेगी, उस लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट। हाँ, अगर एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाती तो फिर क्या होती, टेंजेंट। जैसे यहां से निकल जाए
तो ये क्या बनेगी, टेंजेंट। कोड क्या होता है, तो सर्किल के दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दो तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो कोड होता है। और डायमीटर एक कोड होता है जो सर्किल के सेंटर से पास होती है। तो अभी आंसर कौन सा होगा, सीकेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, चलो इसको यहाँ करते हैं, वैसे ये भी सिंपल है, इसका डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोल रहे हैं कि एक पोल लेना है, तो चलो ये मान लो एक पोल है, ये इसकी शैडो है। तो पोल की नाम दे दो अपन ए बी, और इसको मान लेते हैं सी। तो पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर, और शैडो की लेंथ कितनी है, 2√3। यानी कि शैडो जो है वो छोटी बनेगी, मैंने शैडो बड़ी बना दी, छोटा कर देते हैं, मान लो इसको सी मान लेते हैं। तो शैडो कितना होगा, 2√3। आपको सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। जैसे ए और सी को ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल आपको फाइंड करना है, इसको थीटा मान लो। तो कोई बात नहीं, अगर इसको थीटा मानेंगे आप, जो एंगल आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो हमें ये पता है कि इस थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। थीटा के पास वाली को क्या बोलेंगे, बेस। और ये एंगल 90 बनेगा तो 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। तो बस हो जाएगा। हम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मैं इसमें टेन थीटा फाइंड कर लेता हूं। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको थोड़ा करते हैं ऊपर। अब देखो टेन थीटा, तो इसको चलने दो, टेन थीटा इक्वल टू, अब बताइए परपेंडिकुलर हमारे पास कितना होगा, थीटा के सामने वाला, यानी कि 6। बेस कितना है, तो बेस है अपना 2√3। ठीक है, 2 से अगर काट दें तो ये 3 हो जाएगा। और इसी लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था, उसमें 3 को मैंने क्या लिखा था, √3 इंटू √3, और अपॉन में चल रहा है अपना √3। √3 से √3 काट दो तो ये कितना बचेगा, √3। यानी कि टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3। अब ये बताइए कि टेन थीटा √3 वैल्यू किस एंगल पे देता है, टेन थीटा √3 वैल्यू किस एंगल पे देता है, तो ये हमें देता है 60 डिग्री पर। तो √3 की जगह पे टेन 60 लिख सकते हैं। तो कंपेयर करने पर एंगल आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन से मैच करें, कौन सा आंसर आ रहा है, एंगल 60 डिग्री, ऑप्शन सी। तो ये देखें हमने क्वेश्चन नंबर 18 को भी कंप्लीट किया। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है सेक्शन ए में। तो बस ये दो क्वेश्चन और हैं, इनको समझ लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, a line drawn parallel to any one side of triangle intersect the other two side in the same ratio। ये किसकी बात हो रही है, थेल्स थ्योरम की। चलो यहाँ पे कर देते हैं 19th क्वेश्चन। जैसा ये कोई भी ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, जो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट होगा तो वो इन दोनों साइडों को सेम रेशो में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेटमेंट पढ़ रखा है अपन ने। तो इनका जो असर्शन है वो ट्रू है। कोई भी लाइन अगर आप वन साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल में, तो अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड करता है। तो ये असर्शन ट्रू है। कहाँ से पता चला, थेल्स थ्योरम से। लेकिन रीजन क्या बता रहे हैं कि पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये रीजन बता रहे हैं कि पैरेलल लाइन आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल। तो फिर रीजन तो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए कि
ये तो गलत हो जाएगा, दोनों हमारे पास असर्शन सही है, रीजन गलत है इसका। क्या लिखेंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो इसका होना चाहिए ऑप्शन सी, असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। अच्छा 20 क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये भी हमें पता है क्वेश्चन नंबर 20 कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो हमें ये पता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, आपको सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट मिलता है। और कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है 0,4, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पर है, बाय एक्सिस पर, असर्शन सही लिखा है। अच्छा रीजन क्या बता रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस 0, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर अगर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, सही बता रहे हैं, यानी कि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। तो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो दोनों सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए लगाना है। तो ये ऑप्शन ए बी सी डी आपको दे रखे हैं, तो पहले वाले का सी हो गया, ये 19 का, और 20 का हो गया ए। तो देखिए इसी के साथ हमने सेक्शन ए को कंप्लीट किया और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सेक्शन ए के जो 20 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बस आपको याद रखना है, सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है, आपको साथ में सॉल्व भी करना है, आपको कमेंट करना है, आंसर बताने हैं, आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप इस लेक्चर को सीरियसली देख रहे हैं, तो कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें ताकि ये जो लेक्चर है बाकी स्टूडेंट को भी पहुंच पाए और उन्हें भी इसका कुछ एडवांटेज मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।